कमेंट क्यों नहीं आ रहे? गलत थिंग है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने नागरिकता चैप्टर खत्म कर दिया था और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान का तीसरा भाग जो कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, है ना। फिर स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। आप इन्हें मूल अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट संविधान के तीसरे भाग में आते हैं, ठीक है। और संविधान के तीसरे भाग में कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद हैं 12 से लेकर 35, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है और आर्टिकल से 12 से लेकर 35। दूसरी चीज, फंडामेंटल राइट हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ओके। और तीसरी चीज, संविधान के तीसरे भाग को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। इसे इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसे आप हिंदी में भी मैग्ना कार्टा ही लिखेंगे। तो संविधान के तीसरे भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो भारत का मैग्ना कार्टा है संविधान का तीसरा भाग। आपको बता दूं इस मैग्ना कार्टा का इतिहास क्या है। सन 1215 में इंग्लैंड के जो महाराजा थे, सन 1215 में इंग्लैंड के जो महाराजा थे उनका नाम था जॉन। तो इन्होंने विश्व के सबसे पहले लिखित अधिकार जारी किए थे सन 1215 में। विश्व के जो सबसे पहले लिखित अधिकार, सबसे पहले रिटन राइट्स थे, उन्हें मैग्ना कार्टा बुलाया गया, ठीक है। तो उस संदर्भ में ये भारत का मैग्ना कार्टा है, ठीक है। फिर इसके अलावा चलो नहीं, बाकी का पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा अलग से लिख पाऊंगा। पहले हम इतना कवर कर लेते हैं, पहले आप लोग इतना लिख लो, उसके बाद हम बाकी का पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। इतना आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम सीधे आर्टिकल 12 से स्टार्ट कर देंगे, उससे पहले हम मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं देखते हैं। तो अब हम लिखेंगे मौलिक अधिकारों की क्या क्या विशेषता होती है। मौलिक अधिकार की सबसे पहली विशेषता है कि मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं। मौलिक अधिकार न्यायोचित है, फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल है। अब न्यायोचित का मतलब क्या होता है? मैं जब आपको प्रियम्बल पढ़ा रहा था, प्रस्तावना, तब मैंने आपको इसका मतलब बताया था, फिर से बता देता हूं। न्यायोचित क्या होता है? अगर मान के चलिए आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय के पास जाएंगे और न्यायालय अगर आपके मौलिक अधिकारों को लागू कर देती है तो वो न्यायोचित है। तो याद रखना, जब कभी भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, हम लोग न्यायालय के पास जाते हैं और न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करती है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका उल्लंघन होने पर न्यायालय उसे लागू कर सके उसे कहते हैं न्यायोचित। और गैर न्यायोचित, नॉन जस्टिसिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका उल्लंघन होने पर न्यायालय उसे लागू ना कर सके। तो न्यायोचित का मतलब होता है जिसे न्यायालय द्वारा, जिसे कोर्ट द्वारा लागू किया जा सके। दूसरी चीज, तो ये मौलिक अधिकार की सबसे पहली विशेषता है। अब आती है मौलिक अधिकार की दूसरी विशेषता। तो मौलिक अधिकार की दूसरी विशेषता यह है कि मौलिक अधिकार टेम्पररी है। मौलिक अधिकार अस्थायी है। जब हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स टेम्पररी है, अस्थायी है, इसका मतलब यह होता है कि फंडामेंटल राइट्स को समाप्त भी किया जा सकता है। आपको एग्जांपल देता हूं, जब भारत का संविधान बना था तो कुल मिलाकर 7 मौलिक अधिकार थे। आज बात करूं तो आज केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। इसका मतलब समय के साथ एक मौलिक अधिकार हट गया और वो मैं बताऊंगा वो कौन सा था। लेकिन हमें फिलहाल यह समझना है कि फंडामेंटल राइट परमानेंट नहीं है, इनको समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। जैसे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब 6 मौलिक अधिकार हो गए हैं। लेकिन याद रखना, अगर हमें फंडामेंटल राइट के साथ कुछ भी करना है, मतलब
अगर मुझे फंडामेंटल राइट में संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, या फंडामेंटल राइट को समाप्त करना है, कुछ भी करना हो, इसके लिए मुझे आर्टिकल 368 की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको आर्टिकल 368 प्रियम्बल वाले चैप्टर में बता चुका हूं, है ना। अगर आपको फंडामेंटल राइट में बदलाव करने हैं या किसी फंडामेंटल राइट को समाप्त करना है, तो आप किसी साधारण कानून के जरिए फंडामेंटल राइट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर संसद एक साधारण कानून के जरिए फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करती है या फंडामेंटल राइट में संशोधन करती है या समाप्त करती है, ऐसा कानून अवैध हो जाएगा। कोई भी साधारण कानून मौलिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर हमें मौलिक अधिकारों के साथ कुछ करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368। आर्टिकल 368 के अंदर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव करने तो कैसे करोगे, वो आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिए। फंडामेंटल राइट टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को समाप्त भी किया जा सकता है और फंडामेंटल राइट में बदलाव भी किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको आर्टिकल 368 चाहिए। एक और चीज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे फंडामेंटल राइट को खत्म किया जा सकता है। हमारे संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी खत्म नहीं कर सकते। उसे हम कहते हैं संविधान की मूल संरचना, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, जिसकी शुरुआत 24 अप्रैल 1973 को हुई थी केशवानंद भारती केस में, है ना। तो ये बात एकदम सही है कि फंडामेंटल राइट में बदलाव हो सकते हैं, फंडामेंटल राइट को समाप्त भी किया जा सकता है, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट को आप बदलाव कर दें या सभी फंडामेंटल राइट में आप मतलब समाप्त कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ फंडामेंटल राइट को बदला नहीं जा सकता, कुछ फंडामेंटल राइट में आप हटा भी नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है फंडामेंटल राइट पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, है ना। फंडामेंटल राइट पर हम रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस मतलब होता है प्रतिबंध, है ना। तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मौलिक अधिकार है तो उसका मतलब वही है जैसा लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, आर्टिकल 19 के अंदर आपकी एक स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का नाम है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, है ना। तो बोलने की आजादी का मतलब ये थोड़ी होता है कि अपन कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, है ना। तो आपके बोलने की आजादी पर पाबंदियां लगी हुई हैं, वही तो मैं समझा रहा हूं कि आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन, पाबंदियां लगाई जा सकती है, ठीक है। लेकिन याद रखना, जब कभी भी सरकार कोई पाबंदी लगाती है आपके मौलिक अधिकारों पर, वो पाबंदी जायज होनी चाहिए, वो पाबंदी उचित होनी चाहिए, इंग्लिश में कहूं रीजनेबल होनी चाहिए। सरकार का काम है आपके मौलिक अधिकारों पर पाबंदियां लगाना। वो पाबंदियां सही है कि गलत है, ये निर्धारित करने का काम न्यायालय का होता है। तो सरकार पाबंदियां लगाएगी और वो पाबंदियां उचित है कि अनुचित है, ये काम न्यायालय, कोर्ट का होता है ना। लेकिन हम इतना तो समझ चुके हैं कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगली चीज, मौलिक अधिकारों को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर निलंबित किया जा सकता है। अब नेशनल इमरजेंसी का जिक्र आर्टिकल 352 में है ना। तो अनुच्छेद 352 के तहत मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध, मतलब सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया, आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है ना, नेशनल इमरजेंसी का जिक्र है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर हमारे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट अपन को याद रखना चाहिए कि मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, है ना। ठीक है, और वैसे भी जब हम नेशनल इमरजेंसी अलग से पढ़ेंगे तो नेशनल इमरजेंसी में हम पढ़ेंगे कि भाई मौलिक अधिकारों के साथ मतलब कौन सा मौलिक अधिकार सस्पेंड होगा, कौन सा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना, सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड नहीं होते हैं, कुछ मौलिक अधिकार बच जाते हैं। मैं चाहूं तो उसे यहीं पर लिख दूंगा, लेकिन बेटर है कि उसे मैं इमरजेंसी वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, है ना। तो चौथा पॉइंट क्लियर है कि मौलिक अधिकारों को नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर सस्पेंड कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। पांचवा, पांचवा है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, है ना, जो उच्चतम न्यायालय है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का
गारंटर और डिफेंडर है। मतलब हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला कौन है, हमारे मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम, मौलिक अधिकारों की गारंटी कौन देता है, आपको सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय देता है ना। तभी हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है, गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। छठा फीचर हमारे मौलिक अधिकारों का वो ये है कि वैसे तो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को मिलते हैं, लेकिन भारत के संविधान की खास बात यह है कि हमारे देश के अंदर कई मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो विदेशियों को भी मिलेंगे, लेकिन सारे मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं मिलते। सिर्फ कुछ मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों को मिलते हैं, बाकी के मौलिक अधिकार सबको मिलेंगे, चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेश का नागरिक हो। मैं यहां पर एक टेबल बनाता हूं, है ना। यहां पर मैं लिखूंगा वो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को मिलते हैं, है ना, और यहां पर हम लिखेंगे वो मौलिक अधिकार जो सबको मिलते हैं। तो वो मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को मिलेंगे उनका नंबर है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ये पांच आर्टिकल, ये पांच फंडामेंटल राइट है ना, ये पांच फंडामेंटल राइट केवल देश के नागरिकों को मिलेंगे, ये विदेशियों को नहीं मिलेंगे। यहां पर जो लिखूंगा वो सबको मिलेंगे, चाहे वो देश का नागरिक हो या विदेश का नागरिक हो। ये है वो बच्चों फंडामेंटल राइट जो सबको मिलते हैं, चाहे आप भारतीय हो या विदेश के नागरिक हो, लेकिन वो चीज केवल और केवल देश के नागरिकों को मिलेगी। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो था मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। अभी तक हमने कोई भी कैसा भी मौलिक अधिकार नहीं पढ़ा है, हम केवल मौलिक अधिकारों से संबंधित कुछ बातें पढ़ रहे थे, है ना। अब हम एक काम करते हैं, अब हम लिखेंगे कि भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार होते हैं। आपको बता दूं, और ये बता भी चुका हूं कि जब भारत का संविधान बना था तो टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, है ना, और आज हो गए हैं 6 मौलिक अधिकार। तो एक काम करते हैं, पहले हम वो 7 मौलिक अधिकार लिख लेते हैं और फिर हम देखेंगे कि इन 7 में से वो एक मौलिक अधिकार कौन सा हटाए। आइए देखते हैं। तो देखो, जब भारत का संविधान बना तो 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे, है ना। अब ये 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला मौलिक अधिकार है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है समता का अधिकार। समानता भी लिख सकते हो और समता भी लिख सकते हो। तो पहला है समता का अधिकार। समता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 है। ठीक है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चौथा कौन सा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28। ठीक है, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से लेकर 30। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूं, नीचे जगह है वैसे।
छठा है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। और आपको बता दूं, ये वो छठा नंबर पे है ना, संपत्ति का अधिकार, इसे खत्म किया गया था, है ना। संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया है। और इसे खत्म किसने किया था? इसे खत्म किया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। ठीक है। अब बात है कि संपत्ति का अधिकार क्या वाकई में संविधान से गायब हो गया है? नहीं, संपत्ति का अधिकार आज भी संविधान में मौजूद है। बस पहले संपत्ति का अधिकार संविधान के तीसरे भाग में था और वो एक मौलिक अधिकार था, है ना। आज संपत्ति का अधिकार, अगर मैं बात करूं वर्तमान की, है ना, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, तो प्रेजेंट में संपत्ति का अधिकार संविधान के 12वें भाग में संविधान के 12वें भाग में पाया जाता है और आर्टिकल है 300A, है ना। तो अभी भी संपत्ति का अधिकार संविधान में है, बस पहले वो एक फंडामेंटल राइट था। आज संपत्ति का अधिकार एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार माना जाता है ना। तो आज आज संपत्ति का अधिकार कानूनी एवं संवैधानिक अधिकार है। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है। तो संपत्ति के अधिकार की लोकेशन चेंज कर दी। ठीक है। और संपत्ति, अच्छा, जब 44वां संशोधन पास हुआ था उस वक्त सरकार किसकी थी? उस वक्त जनता सरकार थी। तो हमें पता होना चाहिए कि सरकार के दौरान संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, जनता सरकार के दौरान। और उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? उस वक्त प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के दौरान संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और उसे अब कानूनी और संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है। तो आई होप आप सबने लिख लिया होगा ये सब। ठीक है। तो 6 हो गए, 6 से में से 1 घट गया तो 5 ही रह गए। अब छठा फंडामेंटल राइट कौन सा है? तो छठा फंडामेंटल राइट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो पहले 7 थे, अब 6 रह गए हैं ना। तो ये है 7 फंडामेंटल राइट। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपने ये देखा होगा कि जब मैंने चैप्टर शुरू कराया था तो मैंने आर्टिकल लिखे थे 12 से लेकर 35, और जब मैंने फंडामेंटल राइट की गिनती शुरू की तो 12 से 35 की जगह मैंने क्या लिखा? मैंने शुरुआत की 14 से, और कहां पर मैंने खत्म कर दिया? 32 पर। अब आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, शुरुआत में हमने 12 से 35 लिखा था, लेकिन जब मैंने फंडामेंटल राइट लिखवानी शुरू की है तो मेरी गिनती चालू हुई 14 से और खत्म हो गई 32 पर। इसका मतलब कुछ आर्टिकल्स हैं जो यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है। वो 5 आर्टिकल है, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। ये है वो 5 आर्टिकल जो संविधान के तीसरे भाग में तो है
लेकिन इन्हें फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम ये 5 आर्टिकल खत्म करेंगे क्योंकि इन्हें फंडामेंटल राइट नहीं मानते हैं। ये फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें करेंगे आपसे, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इन 5 आर्टिकल को, है ना। चलिए पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 12। हाँ तो हाँ तो हम ये कह रहे थे कि ये सबसे पहले हम करेंगे 5 आर्टिकल, और हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 की हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा। अब आप इस बात को याद रखिए, जब जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे हमें हर दूसरे या तीसरे आर्टिकल में इस शब्द का जिक्र होते दिखेगा, स्टेट, राज्य। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट पढ़ते वक्त आप बार बार स्टेट शब्द लिखा हुआ देखेंगे। तो जब जब फंडामेंटल राइट में आप स्टेट शब्द लिखा हुआ देखते हैं तो उस स्टेट का मतलब क्या होता है, उसका आंसर आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है। क्योंकि अगर आर्टिकल 12 नहीं होता और आप फंडामेंटल राइट में कहीं पर स्टेट शब्द लिखा हुआ देखते तो आपको तो यही लगता कि स्टेट का मतलब है वही भारत के 28 राज्य, है ना। लेकिन जब फंडामेंटल राइट में आपको स्टेट शब्द लिखा हुआ दिखे तो उस स्टेट का मतलब क्या होता है, वो है जो यहां पर लिखा है। तो आर्टिकल 12 के अनुसार स्टेट शब्द का मतलब होता है केंद्र सरकार, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। केंद्र सरकार में भी कौन, एक जो भारत सरकार होती है और एक जो हमारा संसद होता है, पार्लियामेंट, है ना। अब तुम्हें तो ये लग रहा होगा कि केंद्र सरकार का मतलब भारत सरकार ही होती है। नहीं, सुनो ध्यान से, केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं, उसमें से केवल 2 अंग इसका भाग माने जाते हैं, मतलब स्टेट की डेफिनेशन का। भारत सरकार का मतलब है सरकार की कार्यपालिका, मतलब एग्जीक्यूटिव। तो भारत सरकार में हम एग्जीक्यूटिव को गिनते हैं, यानी कि मंत्रियों को, और संसद का मतलब है विधानमंडल, लेजिस्लेचर। तो जब हम कहते हैं केंद्र सरकार, अब क्या होता है ना, न्यायपालिका भी तो केंद्र सरकार का हिस्सा है, लेकिन न्यायपालिका को हम केंद्र सरकार के दायरे में नहीं लाएंगे राज्य शब्द की परिभाषा में, है ना। तो राज्य शब्द का मतलब होता है केंद्र सरकार, लेकिन केंद्र सरकार के जो 3 अंग होते हैं उसमें से केवल 2 अंगों को हम यहां पर इंक्लूड करेंगे। न्यायपालिका को राज्य शब्द की परिभाषा में नहीं रखा जाता, है ना। तो कार्यपालिका और विधायिका, इन्हें दायरे में रखा जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार भी आएगी राज्य शब्द के दायरे में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट भी आएगी, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या क्या आएगा, वही 2 अंग आएंगे। एक होगी राज्य सरकार और दूसरी कौन सी होगी, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल को स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कार्यपालिका, ये हो गई विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। तो केंद्र सरकार का कार्यपालिका और विधायिका, और राज्य सरकार का भी कार्यपालिका और विधायिका राज्य शब्द के दायरे में आते हैं, न्यायपालिका को राज्य शब्द के दायरे में नहीं रखते हैं ना। अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या आ सकता है राज्य शब्द के दायरे में, तो राज्य शब्द के दायरे में जितनी भी क्षेत्रीय निकाय हैं, यानी कि जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं। लोकल अथॉरिटीज का मतलब है जो स्थानीय निकाय होती हैं, उदाहरण के तौर पर जो पंचायत है, नगर निगम है ना, ऐसी जो स्थानीय निकाय हैं वो भी राज्य शब्द के दायरे में आएंगी। तो राज्य शब्द के दायरे में
लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज, क्षेत्रीय निकाय आती हैं, जैसे पंचायत, नगर निगम इत्यादि, है ना। इसके अलावा राज्य शब्द के दायरे में और क्या क्या आ सकता है? इसके अलावा राज्य शब्द के दायरे में आएगा, इसके अलावा राज्य शब्द के दायरे में आएगा अन्य प्राधिकरण, ठीक है, अदर अथॉरिटीज। अब अन्य प्राधिकरण में क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल ये जो सरकारी कंपनियां होती है ना, देखो राज्य शब्द के दायरे में यूजुअली सरकार से जुड़ी हुई सारी चीजें आ जाती हैं। तो केंद्र सरकार भी सरकार है, राज्य सरकार भी सरकार है, पंचायत नगर निगम भी सरकार होती है। सिमिलरली सरकार से जुड़ी हुई चीजें, फॉर एग्जांपल सरकार की कंपनियां भी तो होती हैं, एलआईसी हो गई, ओएनजीसी हो गई, सेल हो गई, गेल हो गई, भेल हो गई, है ना। ये सब क्या है? ये सब सरकारी कंपनियां हैं। ये सरकारी कंपनियां भी राज्य शब्द के दायरे में आएंगी और इनको हम रखेंगे अन्य प्राधिकरण, अदर अथॉरिटी में, है ना। तो अदर अथॉरिटी में क्या क्या आता है? वो चीजें जो सरकार बनाती है, जैसे एलआईसी सरकार चलाती है, ओएनजीसी सरकार चलाती है, सेल, ये भी, ये सारी कंपनियां हैं, ये स्टील बनाने वाली कंपनी है ना। तो ये सरकारी कंपनियां और ये भी आपके ना राज्य शब्द के दायरे में आती हैं। तो जब जब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते वक्त कहीं पर स्टेट शब्द लिखा हुआ देखें, तो उस स्टेट का मतलब ये नहीं है कि हम केवल भारत के 28 राज्यों की बात कर रहे हैं। स्टेट शब्द में केंद्र सरकार भी आती है, पंचायत नगर निगम भी आती है, और ये जो सरकारी कंपनियां इनको भी स्टेट शब्द के दायरे में रखा जाता है ना। तो ये है आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट शब्द की परिभाषा, ठीक है। अब ये तो हो गया आर्टिकल 12। अब हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 13 क्या है ना। तो आर्टिकल 13 है मूल अधिकारों से असंगत विधियां, लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? आर्टिकल 13 के अंदर सबसे पहली चीज हम क्या पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से। तो तो आर्टिकल 13 के अंदर जो सबसे पहली बात लिखी गई है वो ये है कि यदि कोई कानून हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो ऐसा कानून अवैध हो जाएगा। इसका मतलब सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे, और अगर सरकार ऐसा कोई कानून बना देती है तो ऐसे कानून को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। अब अवैध घोषित कौन करेगा? यही काम है न्यायपालिका का, क्योंकि न्यायपालिका हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा करने बैठी है। तो अगर कल के दिन सरकार ने कोई कानून बना दिया जो हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस कानून को समाप्त कर दे। तो आर्टिकल 13 का सबसे पहला पॉइंट यही है कि अगर कोई कानून हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे तो ऐसा कानून अवैध हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, आर्टिकल 13 में यह भी लिखा हुआ है, मतलब लिखा तो नहीं गया है, हम समझते हैं उस चीज को। आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा से संबंधित है ना। आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। न्यायिक समीक्षा को अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अब जुडिशियल रिव्यू क्या है और ये आर्टिकल इससे कैसे संबंधित है, आइए देखते हैं। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है किसी चीज की जांच करना, है ना, कि क्या वो वाकई में संविधान का उल्लंघन कर रही है कि नहीं कर रही है ना। तो जब कभी भी न्यायपालिका किसी कानून की जांच करती है ये पता लगाने के लिए कि संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है कहीं, क्योंकि न्यायपालिका की जिम्मेदारी है अपने संविधान की रखवाली करने की। तो अगर कल के दिन सरकार कोई ऐसा कदम उठाती है जिसके जरिए हमारे संविधान का उल्लंघन हो रहा है,
तो न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कानून को अवैध घोषित कर दे, है ना। तो जब कभी भी न्यायपालिका किसी चीज की जांच करती है पता लगाने के लिए कि वो चीज संविधान का उल्लंघन कर रही है कि नहीं कर रही है, उस पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं न्यायिक समीक्षा। अब आप खुद सोचिए, पहले वाले पॉइंट में क्या लिखा था कि यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो ऐसा कानून अवैध हो जाएगा। इसका मतलब न्यायपालिका ने जांच की होगी कानून की कि क्या ये कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जांच करने के बाद ही तो मालूम पड़ा होगा कि ये कानून गलत है, तब जाकर आपने उस कानून को समाप्त किया होगा। इसका मतलब आर्टिकल 13 के पहले पॉइंट में जो बात लिखी गई है वो बात न्यायिक समीक्षा की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि बिना न्यायिक समीक्षा के आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि ये कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको पहले उस कानून की न्यायिक समीक्षा करनी पड़ेगी, न्यायिक समीक्षा के बाद मालूम पड़ेगा कि वो कानून आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तब जाकर आप उस कानून को अवैध घोषित करोगे। ये थोड़ी कि एकदम से कानून बना और जुडिशरी ने कहा ये कानून अवैध है। अरे पहले जांच तो करोगे ना, उस जांच करने की प्रक्रिया को ही हम न्यायिक समीक्षा कहते हैं। तो इस बात को याद रखना, आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा के बारे में बताता है। इसलिए अगर कल के दिन ऐसी स्टेटमेंट भी आती है कि क्या न्यायिक, मतलब अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया न्यायिक समीक्षा का जिक्र आर्टिकल 13 के अंदर पाया जाता है, तो आंसर है हाँ, आर्टिकल 13 के अंदर न्यायिक समीक्षा देखने को मिलती है। एक और चीज, आखिर ये न्यायिक समीक्षा की पावर होती किस किस के पास है। न्यायिक समीक्षा की पावर एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास है, न्यायिक समीक्षा की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट के पास होती है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके न्यायिक समीक्षा करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 का इस्तेमाल करके न्यायिक समीक्षा करता है। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि न्यायिक समीक्षा की पावर कौन कौन से कोर्ट के पास है, सिर्फ इन दो कोर्ट के पास है। ठीक है, लिख लिया यहां तक। ठीक है, फिर अगली चीज, आर्टिकल 13 में कानून शब्द के बारे में कहा गया ना, तो आर्टिकल 13 में एक बहुत जरूरी बात लिखी गई है। आर्टिकल 13 में यह लिखा गया है कि जो कानून शब्द है, इस कानून शब्द के दायरे में संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आएंगे। कानून शब्द के दायरे में संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इन्हें कानून शब्द की परिभाषा में नहीं रखा जाता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। 24वें संशोधन के द्वारा कहा गया था कि आर्टिकल 13 के अंदर जो कानून शब्द है, उस कानून शब्द की परिभाषा में संविधान संशोधन अधिनियम को नहीं रखा जाएगा। ऐसा समझना, जो चीज कानून शब्द के दायरे में आएगी उस पर यह बात लागू होती है कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो वो अवैध हो जाएगा। तो अगर कोई चीज कानून शब्द के दायरे में आती है तो वो चीज अवैध हो जाएगी अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करे। लेकिन जो चीज कानून शब्द के दायरे में आती नहीं है वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे तो चल जाएगा, क्योंकि चुनौती केवल उसे ही दे सकते हैं जो कानून शब्द के दायरे में आता है। क्योंकि आर्टिकल 13 के अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर कोई कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वो कानून अवैध है। तो जो चीज कानून मानी जाती है केवल उसी पर यह बात फिट बैठती है कि ऐसा कानून अवैध है अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो। लेकिन जो चीज कानून शब्द के दायरे में नहीं आती है उस पर यह बात फिट भी नहीं बैठती है। इसलिए तभी तो मैंने आपसे कहा था कि हम संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए मौलिक अधिकारों में बदलाव कर सकते हैं, मौलिक अधिकारों को समाप्त भी कर सकते हैं। तो अगर सरकार कोई साधारण कानून बनाती है और उस साधारण कानून के जरिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ऐसा कानून अवैध है। लेकिन अगर सरकार संविधान संशोधन अधिनियम करती है और उसके द्वारा अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो यह जायज है, क्योंकि आर्टिकल 13 की एक लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन है आर्टिकल 13 केवल कानून शब्द की बात करता है। तो जो चीज कानून के दायरे में नहीं आती है उस पर आर्टिकल 13 नहीं लग सकता। तो इसके द्वारा संविधान संशोधन कानून शब्द के दायरे में नहीं है, इसलिए मैं संविधान संशोधन के द्वारा
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता हूं, मौलिक अधिकारों को समाप्त भी कर सकता हूं। तो ये है बच्चों आर्टिकल नंबर 13। अब हम देखते हैं आर्टिकल 33, 34 और 35 क्या कहते हैं। इन्हें हम इकट्ठा देख लेंगे। 33, 34 और 35, ठीक है। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है कि जो लोग डिफेंस, एक मिनट, तो आर्टिकल 33 कैसा है कि जो लोग डिफेंस में काम करते हैं या जो लोग पैरामिलिट्री फोर्स में काम करते हैं, पैरामिलिट्री का होता है अर्धसैन्य बल, फॉर एग्जांपल सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, है ना, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं। जो लोग सेना में काम करते हैं, अर्धसैन्य बल में काम करते हैं, जो लोग पुलिस में काम करते हैं, जो लोग खुफिया विभाग में काम करते हैं, जैसे आईबी हो गया, रॉ हो गया, है ना, हाँ, तो जो लोग ऐसी सेवाओं में काम करते हैं, खुफिया विभाग का मतलब हो गया इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ हो गया, है ना, तो जो लोग ऐसी सेवाओं में काम करते हैं उनके मौलिक अधिकारों पर संसद द्वारा प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसी सेवाओं में जुड़ने जा रहे हैं, आप सब लोग एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आप लोग ऐसी सेवाओं में जाना चाहते हैं, मतलब आप लोग पुलिस में जाते हैं। जब आप पुलिस में जाएंगे तो आपकी जो मौलिक अधिकार हैं उन पर प्रतिबंध लगा सकती है सरकार, क्योंकि ऐसी सेवाओं में अनुशासन बहुत जरूरी होता है। अभी तो आप सरकार के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर सकते हो, लेकिन जब आप पुलिस में जाओगे तो अब आप खुद सरकार का पार्ट हो, तो अब आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाओगे। आज तो आप सरकार के खिलाफ धरनेबाजी दे सकते हो, लेकिन कल के दिन अगर आप पुलिस में चले गए तो क्या आप सरकार के खिलाफ धरनेबाजी दोगे? आपका तो काम है कि जो लोग धरनेबाजी दे रहे हैं उनको रोकना, अगर कल के दिन वो हिंसा करते हैं तो उनको रोकना। अब आप सोच के चलो, अगर आप आर्मी में ज्वाइन जाते हो, आपने आर्मी ज्वाइन कर ली, फिर आप आर्मी सरकार के खिलाफ धरना दे रही है, तो कैसे रहेगा काम? तो जो लोग ऐसी सेवाओं में काम करते हैं उन पर कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, क्योंकि ऐसी सेवाओं में अनुशासन, इन सब की बहुत जरूरत होती है। तो आर्टिकल 33 यही कहता है कि ऐसी सेवाओं में काम करने वाले सदस्यों के फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 कहता है कि जो लोग, मतलब आर्टिकल 34 कहता है अगर किसी एरिया में सैन्य शासन लग जाए, मतलब अगर किसी एरिया में मिलिट्री रूल लग जाए, है ना, मार्शल लॉ जिसे कहते हैं, अगर किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लग जाता है, यानी कि सैन्य कानून, क्या होता है जब किसी क्षेत्र में इतना ज्यादा ना हंगामा हो जाता है कि ये ना आम पुलिस प्रशासन नहीं संभाल पाती है ना, जब कभी भी आम पुलिस प्रशासन की बस की बात नहीं होती सिचुएशन को कंट्रोल करना, तो ऐसी स्थिति में वहां पर मिलिट्री रूल, मार्शल लॉ लगाया जाता है। और जब सैन्य कानून लगता है तो फिर वहां पर आर्मी आ जाती है उस एरिया को कंट्रोल में लेने के लिए, और जब आर्मी उस एरिया को कंट्रोल में लेगी तो फिर आर्मी अपना नियम चलाएगी, ना कि सामान्य नियम चलाएगी। तो अगर किसी एरिया में सैन्य कानून लगा हुआ है, यानी कि वो एरिया आर्मी के कंट्रोल में है कुछ टाइम के लिए, तब तक वहां पर मतलब आप मान के चलिए जो मौलिक अधिकार है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, उन पर पाबंदियां लगाई जा सकती है ना। तो सैन्य कानून के दौरान उस क्षेत्र के लोगों के मौलिक अधिकारों पर पाबंदियां लग सकती हैं। अब आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 कहता है कि ज्यादातर मौलिक अधिकार स्वयं प्रभाव में आ जाते हैं, मतलब ज्यादातर मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आपको किसी कानून की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पर आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी।
तो इस चीज को लागू करने के लिए कोई कानून नहीं चाहिए। अगर संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार भेदभाव नहीं करेगी तो सरकार नहीं भेदभाव करेगी, इसके लिए मुझे अलग से कोई कानून नहीं चाहिए। लेकिन कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जिनको लागू कराने के लिए कानून चाहिए होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आर्टिकल 17 कहता है, छुआछूत का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, है ना। आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि छुआछूत एक अपराध है और जो भी ऐसा करेगा उसे सजा मिलेगी कानून के अनुसार। लिखा है जो भी ऐसा करेगा उसको सजा मिलेगी कानून के अनुसार। तो ये कानून बनाएगा कौन? आर्टिकल 35 कहता है कि अगर किसी फंडामेंटल राइट के अंदर किया गया कोई काम अपराध है तो उस अपराध को दंडित करने के लिए जो कानून बनाया जाएगा वो कानून केवल संसद बनाएगी और कोई नहीं बना सकता। तो कुछ मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कानून चाहिए होता है। जैसे आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, छुआछूत एक अपराध है, इसके लिए आपको सजा मिलेगी। तो इस चीज को लागू करने के लिए आपको एक कानून चाहिए, तो वो कानून केवल और केवल संसद बना सकती है और कोई नहीं बना सकता, है ना। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 35 कहता है कि कुछ मौलिक अधिकार, मतलब कुछ नहीं, ज्यादातर मौलिक अधिकार स्वयं लागू हो जाते हैं, लेकिन कुछ मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए आपको कानून की जरूरत है, जैसे आर्टिकल 17। और ऐसा कानून केवल संसद बना सकती है, राज्य नहीं बना सकता, क्योंकि संसद बनाएगी देश के सभी नागरिकों के लिए, जबकि राज्य जब बनाएगा तो राज्य केवल अपने लोगों के लिए कानून बना सकता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का कानून केवल मध्य प्रदेश के लोगों के लिए है, जबकि संसद का कानून पूरे देश के नागरिकों के लिए है। तो इसलिए आर्टिकल 35 के अनुसार केवल संसद के पास शक्ति है कि संसद ही कानून बना सकती है मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए। ठीक है, तो ये है आर्टिकल नंबर 35। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल देखा। अब आपने एक चीज नोटिस भी की होगी बच्चों कि आर्टिकल 12, 13, 33, 34, 35, ये जो 5 आर्टिकल है, ये भले ही संविधान के तीसरे भाग में है, लेकिन इनमें किसी भी फंडामेंटल राइट का जिक्र भी नहीं हुआ। अभी तक आपने एक भी फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है ना, आपने पढ़ा है फंडामेंटल राइट से संबंधित बातें। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ही कौन सा फंडामेंटल राइट? कोई फंडामेंटल राइट नहीं पढ़ाया। मैं तो केवल आपसे यही तो बातें कह रहा हूं फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई। आर्टिकल 13 क्या कहता है? अगर कोई कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर दे। आर्टिकल 12 क्या कहता है? राज्य शब्द का मतलब क्या होता है? 33 कहता है कि ऐसी सेवाओं में जो लोग काम करते हैं उनके मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगेगा। मैंने अभी तक आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया ही कहां? मौलिक अधिकार तो अब शुरू होता है आर्टिकल 14 से। तभी हम ये 5 आर्टिकल पहले कवर करते हैं, क्योंकि इन 5 आर्टिकल में मौलिक अधिकार आता ही नहीं है। इन 5 अधिकार में मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई बातें की जाती हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मौलिक अधिकार कहां से स्टार्ट होता है? तो मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से स्टार्ट होता है ना। तो ये है सबसे पहला मौलिक अधिकार। ठीक है, अब सबसे पहले मौलिक अधिकार की हेडिंग है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। हिंदी में कहते हैं विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, हम समानता की जगह समता लिखते हैं यहां पर, है ना। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब हम इस बात को भी याद रख लेंगे कि विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं आर्टिकल 14 कहना क्या चाहता है। आर्टिकल 14 कहता है
कि राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर, राज्य मतलब राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति के साथ, मतलब किसी भी व्यक्ति को इन दोनों चीजों से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 14 के अनुसार राज्य भारत के क्षेत्र के अंदर किसी भी व्यक्ति को इन दोनों चीजों से वंचित नहीं करेगा, यानी कि सरकार किसी भी व्यक्ति से ये दोनों चीजें छीन नहीं सकती है। अगर आप भारत के अंदर हैं तो भारत के अंदर आपको ये मिलेगा। भारत के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो कानून की नजरों में हर कोई एक समान है। तो भले ही आप इस देश के नागरिक हो या दूसरे देश के नागरिक हो, अगर आप भारत की सीमाओं के अंदर हो तो आप कानून की नजरों में एक समान हो। कानून यहां पर भेदभाव नहीं करेगा कि आप तो विदेशी हैं, नहीं, कानून की नजरों में हर कोई एक समान है। यह बात आपको आर्टिकल 14 गारंटी करता है। तो चाहे आप देश के नागरिक हो या विदेश के नागरिक हो, अगर आप भारत की सीमाओं के अंदर मौजूद हो तो सरकार आपसे इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं छीन सकती है। यह है आर्टिकल 14 जो सरकार से कहना चाह रहा है। अब आपने देखा आर्टिकल 14 में कैसे कहा गया, राज्य किसी भी व्यक्ति को इन दोनों चीज से वंचित नहीं करेगा भारत के क्षेत्र के भीतर। इसका मतलब राज्य शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और ये राज्य शब्द का मतलब वही है जो आर्टिकल 12 में लिखा हुआ है ना। अच्छा, इसके अलावा आर्टिकल 14 पढ़ते वक्त हम लोग ये भी पढ़ते हैं रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, है ना। अब रूल ऑफ लॉ क्यों पढ़ा जाता है इसके अंदर? देखो, ब्रिटेन के रहने वाले एक व्यक्ति है जिनका नाम है एवी डाइसी। एवी डाइसी ब्रिटेन के रहने वाले हैं और उन्होंने ब्रिटेन के संविधान के बारे में एक जरूरी बात कही है। भले ही ब्रिटेन के पास कोई लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन के पास संविधान है लेकिन वो किसी किताब में नहीं लिखा है ना, तो इसलिए हम कहते हैं ब्रिटेन के पास अलिखित संविधान है। मतलब संविधान तो है, बस वो किसी किताब में नहीं लिखा है। तो एवी डाइसी ने कहा है कि भले ही ब्रिटेन के पास कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है, उसके बावजूद ब्रिटेन में कानून का शासन है। तो एवी डाइसी के अनुसार जब ब्रिटेन के अंदर कानून के शासन की बात होती है तो कानून के शासन के अंदर 3 तत्व पाए जाते हैं, 3 एलिमेंट पाए जाते हैं। तो एवी डाइसी का मानना है कि रूल ऑफ लॉ के अंदर 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला होता है मनमानी शक्तियों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, यानी कि मनमानी शक्तियों की अनुपस्थिति, मनमानी शक्तियों की अनुपस्थिति। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी भी इंसान को सजा तभी मिलेगी जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। अगर आपको बिना बात के कोई सजा दे देता है तो इसका तो मतलब यही है कि आपको मनमाने ढंग से सजा मिल गई। मनमानी शक्तियों का मतलब होता है, जैसे आपको बताऊं, जैसे ना मुगलों का टाइम था, मुगलों से पहले प्राचीन भारत जो था वहां पर राजा महाराजाओं का शासन था, और जब राजा महाराजाओं का शासन था तो जाहिर सी बात है अगर आपने कोई ऐसा काम किया जो राजा को पसंद नहीं आया तो वो आपके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है, आपको सजा दे सकता है। तो मतलब वो तो मनमाना हो गया ना। राजा की इच्छा है, अगर राजा को आपका काम अच्छा लगा तो अच्छी बात है, अगर राजा को काम आपका काम अच्छा नहीं लगा तो आपको मरवा भी देगा। तो इसका मतलब ये राजा के मन के ऊपर है कि वो आपको सजा देगा कि नहीं देगा। इसका मतलब राजा के पास मनमानी शक्ति है। तो मनमानी शक्तियों की अनुपस्थिति, इसका मतलब होता है कि कोई भी आपको सजा तभी देगा जब आपने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। अगर आपने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो चाहे वो राजा हो या महाराजा हो, कोई भी हो, आपको सजा नहीं मिल सकती है। तो मनमानी शक्तियों का ना होना विधि के शासन का एक जरूरी तत्व होता है। दूसरा होता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, है ना। तो इसका मतलब होता है कानून की नजरों में हर कोई एक समान है, चाहे आप अमीर हो या गरीब हो, कुछ भी हो, चाहे आप इस धर्म के हो या दूसरे धर्म के हो, आप अमीर हो या गरीब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कानून की नजरों में हर कोई एक समान है, चाहे हिंदू खून करे या मुस्लिम खून करे या सिख खून करे या ईसाई खून करे, हर कोई एक बराबर है ना। तीसरा होता है प्राइमेसी टू द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल,
व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिकता। ठीक है, तीसरे वाले पॉइंट का मतलब है, क्योंकि एवी डाइसी ब्रिटेन के रहने वाले हैं तो इन्होंने जो बात बताई है वो ब्रिटेन के बारे में बताई है। ब्रिटेन के पास कोई लिखा हुआ संविधान नहीं है, तो आखिर ब्रिटेन का संविधान है क्या? ब्रिटेन का संविधान क्या है? वहां पर लोगों के जितने भी अधिकार हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं उनको जोड़ दो तो ब्रिटेन का संविधान बनकर तैयार हो जाता है। हालांकि पूरा करेक्ट आंसर नहीं है ये। ब्रिटेन का संसद जितने भी कानून बनाता है, ब्रिटेन के कोर्ट जितने भी जजमेंट पास करते हैं, और वहां पर जो लोगों के अधिकार हैं जो परंपराओं के आधार पर चले जा रहे हैं, उन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो ब्रिटेन का संविधान बनकर तैयार हो जाता है ना। तो ब्रिटेन का जो संविधान वो कहीं किताब में लिखा नहीं है, तो आखिर ब्रिटेन का संविधान है क्या? तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि लोगों के अधिकारों का नतीजा है ब्रिटेन का संविधान। जो सदियों से लोगों के अधिकार चले आ रहे हैं, जो माने जाते हैं, उन्हीं को जोड़ दो और ब्रिटेन का संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इसका मतलब लोगों के अधिकारों का नतीजा है संविधान। अब याद रखिए, हम इसे ना आर्टिकल 14 में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि रूल ऑफ लॉ के अंदर जो 3 बातें लिखी गई हैं उसमें से पहली 2 बातें भारत के संविधान में लागू होती हैं। पहली बात आर्टिकल 20 के अंदर पाई जाती है और दूसरी बात आर्टिकल 14 के अंदर पाई जाती है। रूल ऑफ लॉ का जो तीसरा तत्व है वो भारत के संविधान में लागू नहीं होता, क्योंकि भारत में संविधान के कारण मौलिक अधिकार है, उल्टा नहीं है। ब्रिटेन में क्या है? अधिकार के कारण संविधान है। इंडिया में क्या है? संविधान के कारण अधिकार है। हमारे यहां पहले संविधान बना तब जाकर लोगों को अधिकार मिले, जबकि ब्रिटेन में इसका उल्टा है। इसलिए हम कहते हैं कि एवी डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ बताया है उसके जो 3 तत्व है उसमें से केवल 2 ही तत्व भारत में लगते हैं। पहला तत्व आर्टिकल 20 में आपको देखने को मिलेगा और दूसरा तत्व आपको आर्टिकल 14 में देखने को मिलेगा, लेकिन तीसरा तत्व भारत की परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 14, है ना। अब आर्टिकल 14 के अंदर एक अपवाद और है और वो हम आने वाली क्लासेस में कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आज की क्लास ओवर करते हैं। अब हम मिलेंगे कल। चलिए, शुक्रिया।